हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं हो या कंपटीशन कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन यदि हिंदी का पोर्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है जिसमें सिलेबस में हिंदी हो, और हिंदी में भी आपके समाज ना दिया हो तो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, या आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तब भी। तो आज हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? समाज के बारे में। तो देखो, समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज पूछेगा समाज किसे कहते हैं। देखो, समाज किसे कहते हैं सुन लेना। समाज क्या होता है? दो पदों के मध्य जो विभक्ति या योजक चिन्ह होते हैं उनको हटाकर उन्हें पास पास बैठा देना समास कहलाता है। उन्हें क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे देखो, पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ शब्द देता हूं, जैसे राजपुत्र नहीं, इसको क्या करेंगे समझ कर दो। राजा का पुत्र या रसोई घर, मैं दे रहा हूं उदाहरण आपको। रसोई घर जैसे ये उदाहरण हो गया रसोई घर, है ना। यदि हम इसको क्या करें, इसको मैं लिख देता हूं रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर जैसे ये हो गया, जैसे ये शब्द हो, पद हो गए, ये क्या हो गए? पद। रसोई के लिए घर, जैसे ये पद हो गए। तो मैंने कहा पहला पद क्या है इसका? रसोई। पहला पद क्या है? रसोई। दूसरा पद क्या है इसमें? घर। दूसरा पद क्या है? घर। समास के दो पद होते हैं, ध्यान रखना, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा रसोई के लिए घर, किसके लिए घर? रसोई के लिए घर। तो देखो, समास की परिभाषा यहाँ से इस उदाहरण से निकलेगी। मैंने कहा पदों के मध्य, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। मध्य मतलब बीच में, पदों के मध्य मतलब ये बीच में, है ना, ये बीच में हो गया। ये पदों के मध्य, पदों के बीच में प्रयुक्त हुए कारक या विभक्ति, कारक विभक्ति चिन्हों को हटाना और उन्हें पास पास बैठा देना। यदि मैं के लिए हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? रसोई घर। क्या बन जाएगा जी? रसोई घर। देखो, मैंने क्या करा? पहला पद और दूसरा पद। पहला पद रसोई, दूसरा पद क्या है? घर। इन दोनों के मध्य मतलब दोनों के बीच में जो कारक चिन्ह आ रहे हैं, कारक विभक्ति आ रही है, उसको मैंने क्या कर दिया? उसको हटा दिया, है ना। उनको हटाकर मैंने क्या करा? जो पास पास बैठा दिया, रसोई को भी और घर को भी, दोनों को पास पास बैठा दिया। तो यह प्रक्रिया, ये जो पास पास बैठाया, इसको कहते हैं समास। क्या कहते हैं इसको? समास। तो समास कहते हैं दो पदों के मध्य प्रयुक्त हुई विभक्ति को हटाकर उन्हें पास बैठा देना। किनको? पदों को पास बैठा देना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, ये उदाहरण लिया हमने, तो मैंने क्या करा? इसमें से जो विभक्ति चिन्ह है या विभक्ति जो है उनको या योजक कहते हैं, इनको मैंने यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया, या अव्यय भी कह देते हैं। तो के लिए मैंने इसको हटा दिया, तो ये रसोई क्या हो गया? पहला पद। घर क्या हो गया? दूसरा पद। दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया इनको, है ना। तो क्या बन गया? रसोई घर। देखो, इसका अर्थ भी ये निकलेगा और इसका अर्थ भी ये, रसोई के लिए घर, और ये भी है रसोई के लिए घर। मैंने क्या करा? इसको छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, संक्षेपीकरण कर दिया, छोटा लिख दिया। तो आप चलिए समास किसे कहते हैं? दो पदों के मध्य प्रयुक्त हुई विभक्ति कारक को या कारक चिन्ह को हटाकर, है ना, उन्हें पास पास बैठा देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछेगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। मतलब कि संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। समस्त कोई भी शब्द है
समस्त पदों को सॉरी जो पद दे रखे हैं पदों के मध्य हमने क्या करा के लिए को हटा दिया, कारक विभक्ति जो थी उनको हटा कर इसको छोटा कर दिया। देखो रसोईया के लिए घर, जैसे रसोईया के लिए घर हो गया तो हम इसको इतना ना कहकर क्या कर दिया रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, तो हमने इसको छोटा कर दिया ना रसोईया के लिए घर, तो इसमें हमने विभक्ति कारक जो था उसको हटा दिया। और जब दो पदों के मध्य विभक्ति कारक को हटाकर उन्हें संक्षिप्त कर देंगे, छोटा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण मतलब छोटा कर देना। जैसे मैंने ये कर दिया, ये जैसे मैं कहूं पापा जी ने मम्मी जी ने आपसे कहा बेटा जाओ हवन के लिए सामग्री लेकर आओ, जैसे मैंने लिख दिया हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए या हवन के लिए सामग्री कह दो। या मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं यहाँ पे, कैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो देखो राजा इसमें पहला पद हो गया, पहला पद क्या हो गया राजा, पहला पद क्या हो गया जी राजा, पहला पद। समास में कितने पद होते हैं दो, पहला पद हो गया राजा, दूसरा पद क्या हो गया पुत्र, दूसरा पद क्या हो गया इसमें दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो गया इसमें पुत्र, क्या हो गया पुत्र। इनके मध्य मतलब बीच में जो विभक्ति कारक चिन्ह आए हैं या विभक्ति का प्रयोग हुआ है अवयव योजक भी कहते हैं, इनको हटा देना है। यदि मैं इसको कहाँ हटा दूं तो देखो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसको यदि मैं हटा दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा राजपुत्र, क्या बनेगा राजपुत्र, राजपुत्र। तो ये देखो दो पदों के मध्य, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दो पदों के मध्य विभक्ति कारक चिन्ह को हटाकर उन्हें पास पास बैठा देना, राजा पुत्र। तो मैंने राजपुत्र लिख दिया, इसको दोनों को पास पास बैठा दिया, तो इसका ये क्या बन गया हमारा समास। क्या कहलाया ये समास कहलाया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम समास। तो समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो पदों के मध्य जो योजक कारक चिन्ह होते हैं उनको हटाकर उन्हें पास पास बैठा देते हैं पदों को, तो उसे समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र तो कहा हटा दिया राजा पुत्र, तो राजपुत्र। यह प्रक्रिया क्या कहलाई समास, क्या कहलाई समास। ठीक है, तो आपको समास के बारे में पता होना चाहिए। आपसे कुछ समास किसे कहेंगे तो क्या कहेंगे दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य समास किसे कहेंगे दो पदों के मध्य प्रयुक्त, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, विभक्ति कारक, विभक्ति कारक चिन्ह कह दो, विभक्ति कारक चिन्ह कह दो, या क्या कह सकते हैं, या आप अवयव कह सकते हैं, अवयव को हटाकर, को हटाकर उन्हें पास लिख देना, उन्हें पास पास लिख देना, उन्हें पास पास लिख देना, लिख देना क्या कहलाता है समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी समास। आपसे पूछेगा समास किसे कहते हैं, तो अभी बताया मैंने आपको दो पदों के मध्य, जैसे रसोई के लिए एक पद हो गया दूसरा पद हो गया, दो पदों के मध्य जो विभक्ति या कारक चिन्ह होंगे या अवयव भी कहते हैं इनको हटाकर उन्हें पास पास लिख देना क्या कहलाता है समास कहलाता है। क्या कहलाता है समास। तो ये परिभाषा मैंने आपको यहाँ लिख दी। अच्छा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपसे पूछे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण, उसको छोटा कर देना। संक्षेप मतलब छोटा कर देना। जैसे देखो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर एक ये क्या हो गया पद है अलग अलग ये रसोई घर, तो इनको मैंने क्या कर छोटा कर दिया। देखो रसोई घर, बीच से विभक्ति कारक चिन्ह हटा दिए, विभक्ति हटा दी, तो क्या होगा रसोई घर। इसका अर्थ भी यही है और इसका अर्थ भी यही है, पर इसको क्या कर दिया हमने छोटा कर दिया। तो छोटा कर देना, किसी चीज को संक्षेप में कर देना ही क्या कहलाता है समास कहलाता है। क्या कहलाता है समास। तो आई होप आप समझ गए होंगे समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी राजपुत्र बना या रसोई घर बना है समास प्रक्रिया के पश्चात, समास प्रक्रिया के समास एक प्रक्रिया है, समास प्रक्रिया के पश्चात है जो नया शब्द बनेगा उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे नया शब्द देखो रसोई के लिए घर ये बना, रसोई
किस प्रक्रिया के बाद बनाए? समास प्रक्रिया के पश्चात। तो जो समास प्रक्रिया के पश्चात बनेगा, समास प्रक्रिया के पश्चात बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जो नया शब्द बना रसोई घर, तो इसे कहेंगे हम समस्त पद, समस्त पद या सामासिक शब्द, सामासिक शब्द। आपसे पूछते हैं सामासिक शब्द किन्हें कहते हैं? तो समास प्रक्रिया के बाद बनने वाले नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद शब्द कहते हैं। आपसे पूछे सामासिक शब्द किसे कहते हैं? तो सामासिक शब्द किसे कहेंगे? समास प्रक्रिया के पश्चात बनने वाले नए शब्द, है ना, वो क्या कहते हैं? हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। ये समस्त पद है हमारा, समस्त पद। अब समास में क्या होता है? तो समास हो गया। समास का तो समास ही दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? सम धन आस, सम धन आस। सम माने होता है समीप या पास, आस माने आसन, आसन से बना आस। तो आसन माने बैठा हुआ या बैठाया हुआ, बैठा हुआ या बैठना। तो पास पास बैठना या पास पास बैठा हुआ। तो समास का मतलब क्या हुआ? पास पास बैठना। देखो हमने बताया ना, विभक्ति को हटाकर उन्हें पास लिख देना, पास पास लिख देना या बैठा देना। ठीक है, क्या कहलाता है? समास। तो समास किन शब्दों से मिलकर बना? सम धन आस। सम का मतलब समीप, आस माने बैठा हुआ या बैठाना, उन्हें पास पास बैठा देना। समास का संक्षेपीकरण, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षेपीकरण में उनको छोटा करके लिख देना। समस्त कारक किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? समास प्रक्रिया के पश्चात, समास प्रक्रिया के पश्चात बने नए शब्द को, जैसे क्या ना रसोई के लिए घर, हमने इसका समास करा, क्या करा? समासिक प्रक्रिया का नाम है, तो हमने इसके यहाँ से विभक्ति हटाई, तो ये शब्द बनाया नया। तो जो नया शब्द बना रसोई घर, इसको ही हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। फिर पूछेगा समास विग्रह, समास विग्रह। तो समस्त पदों को, समस्त पद कैसे? जैसे ये रसोई घर, समस्त पदों को कुछ विभक्ति कारक चिन्हों द्वारा या समास के नियमों द्वारा स्पष्ट कर देना, उसे स्पष्ट कर देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, तो हमने इसमें विभक्ति का यूज करा। कैसे? देखो, रसोई घर को हमने क्या करा? इसके रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे हमने विभक्ति कारक समास के नियमों का पालन कर दिया है। तो ये जो ये बना, ये समास विग्रह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। ये समस्त पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे समास के भेद से। कहाँ से पूछा जाएगा? समास के भेद, समास के प्रकार या कौन सा समास का उदाहरण है। तो जरा आप इन्हें ध्यान से सुने। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एक बार पढ़ें और आजीवन आपके याद रहेगा। इस वीडियो को जरा 1-2 बार देखें आप। तो देखो समास के भेद, किसके? समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद कह दें या प्रकार, समास के भेद या प्रकार, समास के भेद या प्रकार। तो आपसे पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, समास को अलग अलग तरह के, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहा गया है। तो मैं आपसे बताऊं, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, मतलब कि प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछे समास कितने प्रकार के, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपसे पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं हिंदी में समास के भेद? 6। कितने होते हैं? 6। आपसे पूछे समास कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। ठीक है, कितने? 6। किंतु आपसे पूछे अब 6 कौन कौन से? 6 के 6 के मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। नंबर 1 अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। नंबर 3 द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नंबर 5 कौन सा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। नंबर 5 पे कौन है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और नंबर 6 तत्पुरुष समास। नंबर 6 पे कौन है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो आपसे पूछे समास के हिंदी में कितने भेद या प्रकार, तो कितने प्रकार? 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 के 6 प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा कौन सा? तत्पुरुष समास। मगर अभी यहाँ पे एक चीज हो रही थी, आपसे पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के? 4। यदि क्वेश्चन पूछे समास कितने प्रकार के? तो 6। यदि पूछे क्वेश्चन समास पदों के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? तो 4 होते हैं। उनको भी देखें, आप इनको नोट करें आराम से वीडियो को रोक कर। तो आपसे पूछे क्वेश्चन समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। क्वेश्चन पूछे समास के पदों के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं जी। तो पहले 6 के 6 आप नाम लिखें, फिर हम इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब वीडियो को रोक करें तो नाम नोट करें। एक बार समास पढ़ें, फिर आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। मैं कह रहा हूँ पदों के प्रधानता के आधार पर। यदि क्वेश्चन आवे पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार, पदों की प्रधानता के आधार पर, है ना, समास के भेद या प्रकार किसके? पदों की प्रधानता के आधार पर। तो कितने होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर? 4। कितने होते हैं जी? 4। आपसे पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? तो 4। तो देखो कैसे पदों की प्रधानता के आधार पर। पहला या पूर्व, इसको पूर्व पद भी कहते हैं या पहला पद। क्या कहते हैं इसको? पहला पद या पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद। देखो पहला पद या इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। प्रधान, जिसमें पहला पद प्रधान हो, है ना, प्रधान। तो आपसे पूछेगा वह कौन सा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद प्रधान हो? तो वो होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो आपसे पूछेगा कौन निम्नलिखित में से कौन सा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है? इससे ही इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। दूसरा पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो वो होता है जी तत्पुरुष। कौन सा होता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के अंतर्गत ही क्या आते हैं? 2 आते हैं। तत्पुरुष में ही कौन कौन से आते हैं? इस तत्पुरुष में ही 2 समास जुड़ जाते हैं। नंबर 1 कर्मधारय
क्रमधार्य समास और द्विगु समास। क्रमधार्य समास और दूसरा कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास पदों की प्रधानता के आधार पर क्या होता है? द्विगु क्रमधार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए समास के कितने भेद रहते हैं? 4। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्रमधार्य और द्विगु समास को पदों के आधार पर, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही इनको काउंटिंग की जाती है। तीसरा, जिसमें दोनों पद क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। जिसमें क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो वह कौन सा समास जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो? तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? वह होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व। आपसे पूछे वह कौन सा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो? द्वंद्व समास। कितने समास? द्वंद्व। क्या कहते हैं उसको? द्वंद्व समास। वह कौन सा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो? तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या कहते हैं उसको? द्वंद्व। जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें उत्तर पद मतलब कि बाद वाला पद या दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में ही क्या आता है? क्रमधार्य भी आता है और द्विगु भी। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में। द्वंद्व माने दो। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद वो उत्तर पद या बाद दूसरा पद प्रधान हो? तो तत्पुरुष मिलेगा, नहीं तो क्रमधार्य या द्विगु। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलता है। चौथा आपसे पूछेगा नंबर 4, मैंने कहा पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता का आधार पर समास कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? 4। यदि पूछे समास के कितने प्रकार? तो 6। पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो कितने? 4। तो चौथा, कोई भी पद प्रधान नहीं। कोई भी पद प्रधान नहीं। आपसे पूछेगा वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य होता है? तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बहुव्रीहि में देखेगा बहुव्रीहि समास। वह कौन सा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहते हैं उसको हम? बहुव्रीहि समास। आपसे पूछेगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। समास के भेद कितने होते हैं? 6। पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कक्षा 10 वालों को जरूर यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो? तो द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान हो? तो अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो? तो तत्पुरुष मिलेगा, क्रमधार्य या द्विगु। तीनों में से कोई भी एक मिलता है। जब पूछ लेते हैं द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पहला, दूसरा या दोनों में से कोई नहीं? तो दोनों होते हैं द्वंद्व में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इनको नोट करना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कक्षा 10 वाले खासकर ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है? जरूर। और जो बच्चे कंपटीशन तैयारी करेगा वो भी कक्षा 10, 12 सभी के लिए। आपको समास एक बार पढ़ने हैं और फिर उसके बाद इनको समास को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, ताकि आपके समझ में आ जाए। और इसके बाद आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से, ठीक है? तो आप इन्हें नोट करें। पूछे समास के कितने भेद? तो 6। पदों की प्रधानता के आधार पर 4। चारों के नाम याद होने चाहिए आपके। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। अव्ययी कितने हैं? जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो या पूर्व पद हो, या पहला पद क्या हो? अव्ययी हो कोई है। अव्ययी कहते हैं अभिकाली शब्द जो होते हैं। दूसरा पद क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। और तत्पुरुष के अंतर्गत क्रमधार्य और द्विगु दोनों आएंगे।
ठीक है, इतना आपको ये नोट करना है, इसको नोट करें। अब हम पढ़ेंगे समास की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। समास के परिभाषाएं और उनके उदाहरण। तो अभी कक्षा 10 में मैं आपको बताऊं, कक्षा 10 और 12 जब अभी भी क्या रहा तत्पुरुष समास में सिलेबस में नहीं दे रखा तो कभी कभार तत्पुरुष समास से पूछ लेते हैं। तो आपके पेपर में जो कक्षा 10 और 12 दोनों नहीं, अवयवी भाव समास सिलेबस में 10वीं में नहीं है 12वीं में। कर्मधारय द्विगु, कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय द्विगु समास हाई स्कूल में है और द्वंद्वी है ना, ये द्वंद्वी। मगर पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन समास से रख देते हैं, सिलेबस को देख के पेपर नहीं बनाया जाता है कक्षा 10 का। तो कक्षा 10 में मैंने देखा था तो सिलेबस में नहीं था, लास्ट ईयर 2025 में फिर भी वहां से क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसी छंद चौपाई छंद सिलेबस में नहीं दे रखा, आपके सिलेबस बोर्ड ने जारी कर रखा, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, या प्रत्यय सिलेबस में नहीं दे रखे फिर भी पूछ लिया गया। तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 10 और 12 दोनों को ही। ये नहीं है कि जो सिलेबस में दे रखा है कि वहां से ही पूछे, क्योंकि पहले आते थे पूरा कंप्लीट समास, तो वहां से ही पेपर में क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसको नोट करें आराम से। अब हम पढ़ेंगे समास के बारे में, समास की पहचान कि कौन सा समास होगा, कौन सा उदाहरण किसका होगा, है ना, इस तरह से। तो अब देखो पहला समास कौन सा पढ़ा हमने, पहला समास का नाम था अव्ययी। तो अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो आपसे पूछेगा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको इसको बताया, जिसमें पहला पद क्या हो, प्रधान हो। ऐसा समास पद जिसमें पहला पद क्या हो, पहला पद क्या हो, कैसे क्या हो पहला पद, प्रधान। तो देखो जिसमें पहला पद, जिसमें पहला पद, जिसमें पहला पद प्रधान हो, प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। या पहला पद अव्ययी हो या क्या हो, पहला पद, इसमें पहला पद प्रधान हो या अव्ययी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। आपसे पूछेगा वह कौन सा समास जिसमें पहला पद अव्ययी हो, तो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखो इस समास की पहचान क्या होगी, आप समास की पहचान के लिए सुनिए, इसकी पहचान कैसे करोगे, पहचान या तो अवयव मिलेगा, कोई भी शब्द यदि आपको अवयव की पहचान नहीं होती तो मैं आपको बताऊं, खासकर शुरुआत में शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में जो शब्द बना हुआ होगा किससे बनाया होगा, उपसर्ग, उपसर्ग लगा होगा या बना होगा। जो शब्द बना होगा तो किससे लग बना हुआ होगा, उपसर्ग से, उपसर्ग लगा होगा। तो आपसे पूछेगा समास में इसमें कौन सा समास है, कक्षा 12 में बहुत पूछा जाता है, उसमें पहचान है उपसर्ग की। जैसे देखो यहाँ पे देखो जरा, मैं लिखा हूं यहाँ पे समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद मैंने आपको बताया था समस्त पद किसे कहते हैं, है ना, जो समास है, समास की प्रक्रिया के पश्चात उनके जो कारक चिन्ह उनको हटाने पर जो शब्द नया शब्द बनेगा उसे समस्त पद कहते हैं, है ना, समस्त पद हो जाएगा। और समस्त पद का होता है समास का विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह। अब आपसे पूछेगा समास विग्रह क्या करो उसका, वैसे तो अभी पूछा जाता है कि कौन सा समास है, उदाहरण दे देगा, पूछेगा समास कौन सा, पहचान पूछता है। अब समास विग्रह करने के लिए बहुत कम आता है, तो आपसे पूछेगा समास कौन सा और समास विग्रह मतलब समास का नाम बताइए। तो देखो हम कौन सा समास पढ़ रहे, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास पढ़ रहे, अव्ययी भाव समास। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो देखो इसमें प्रतिदिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। अच्छा इसकी मैंने आपको बताया नहीं, जरा मैं आपको उपसर्ग में क्या क्या लगेगा आपको, देखो पहले इसको बाद में करेंगे, पहले मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताता हूँ। तो देखो उपसर्ग इसकी पहचान क्या होगी, जिस शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में उपसर्ग लगाओ। जैसे देखो प्रति, क्या लगाओ, प्रति, प्रति मिलेगा, यथा मिले, यथा, भर,
ये उपसर्ग तो बहुत सारे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर। प्रति, यथा, भर, आ, ए, उप, अनु, है ना। इस तरह से ये उपसर्ग है, इनकी पहचान है। जिस शब्द के शुरू में ये लगे होंगे, जिस शब्द के शुरू जो शब्द बनाया होगा वो इन उपसर्ग से मिलकर बना होगा, तो उसकी ये पहचान बता रहा हूं मैं आपको। उसमें कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव। क्योंकि आपके एग्जाम में पहचान ही पूछता है कि बताओ इसमें कौन सा समास है। जैसे मैंने कहा अभी, जिसमें लिखा हुआ यहाँ पे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम कहते हैं या प्रतिदिन कहते हैं, है ना। तो प्रतिदिन, तो देखो इसमें शुरू में क्या मिल रहा है? जो उपसर्ग होते हैं किसी शब्दांश के शुरू में जुड़ते हैं, किसी शब्दांश के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्द संरचना की 4 इकाई मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4। नंबर 1 कौन सी? संधि। संधि में भी क्या होता है? शब्द संरचना के परिवर्तन की, है ना। शब्द को जो संरचना करनी है, परिवर्तन करना 4 इकाई। संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। और कभी कभार कहेंगे ना संयोग, संयोग भी किसके अंदर आता है? प्रत्यय के। तो क्या होता है? प्रतिदिन। जैसे प्रति आ गया, इसमें प्रति आ गया तो ये पहचान रखनी है आपको। जिसमें शुरू में प्रति आ जाएगा, प्रतिदिनम, है ना, तो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। जैसे मैंने कहा यथा, यथानुसार, यथाशक्ति, 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 यथानुसार। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पे यथा। क्या आ रहा है यहाँ पे? यथा। तो इसमें कौन सा समास होगा? अवयवी भाव। क्योंकि मैंने पहचान बताई आपको। जैसे भरपेट, 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 है ना। तो देखो इसमें क्या आ रहा है शुरू में? भर। क्या आ रहा है यहाँ पे? भर। तो भर आ रहा तो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव। आपके सिलेबस में अब क्या होता है? विग्रह नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? विग्रह। कक्षा 10 और 12 में तो पूछता है, ऐसे शब्द दे देगा, वो कहेगा बताओ कौन सा समास, ये समस्त शब्द होते हैं, समस्त पद होते हैं, तो पूछता बताओ इसमें कौन सा समास है। तो प्रतिदिनम, प्रति, प्रति शब्द आ रहा तो प्रति उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास? अवयवी भाव समास। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास? अवयवी। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या आ रहा? भर आ रहा। जैसे मैंने कहा आमरण, क्या कारण है? आमरण, आमरण। तो मरणतक, तो ये देखो ये आ शब्द आ रहा है इसमें, तो आ क्या है? उपसर्ग है ना। जैसे मैंने कहा उपकूल, उपकूल, प्रतिकूल, इस तरह से देखो उप आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है? उप आ रहा है। अनुकूल, प्रतिकूल, ये सब क्या है? अवयवी भाव समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अवयवी भाव समास के। तो आपसे इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए किसकी? अवयवी भाव समास की पहचान। जिसमें शुरू में उपसर्ग आ जाएगा वो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, खासकर ये वाले के लिए ये ही आपको पहचान करनी है कि इसमें ये उपसर्ग आते हैं और वो कौन सा समास होगा? अवयवी। जैसे प्रतिदिनम, इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन दिन हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, है ना, यथा और शक्ति, भरपेट तो भरपेट हो जाएगा। आमरण, मरण तक, इस तरह से इनके विग्रह हो जाता है। तो विग्रह नहीं पूछता आपसे, आपसे पूछता समास का नाम और उनका उदाहरण देते हैं। वो कहेगा बताओ इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो पहला समास कौन सा पढ़ा हमने? अवयवी भाव। जिस समास में पहला पद क्या हो? प्रधान हो। पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। तो अवयवी भाव समास की पहचान ये रही आपकी। ठीक है, ये आपने नोट करें और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही उदाहरण देते हैं। यथाशक्ति, यथानुसार, ठीक है, जिसमें यथा आएगा, भर आएगा, प्रति आएगा, आमरण आएगा, उप आएगा। तो अच्छा देखो प्रति के लिए क्या होता है? जिसका भी कभी कैसे देता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा समास है? तो जब भी ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, तो इसका देखो संधि कर देते हैं हम। ये जड़ संधि का उदाहरण है। ये से पहले जब भी आधा अक्षर हो उसको पूरा लिखते हैं, उसमें छोटी की मात्रा लगाते हैं, है ना। ये से पहले जब भी आधा अक्षर हो उसमें उसको पूरा करते हैं, उसमें छोटी की मात्रा अधि प्लस अक्ष, इसका ये संधि का ये होता है विच्छेद। अध्यक्ष, तो देखो ये इसमें देखते हैं अक्ष के आगे क्या लगा हुआ? यहाँ उपसर्ग है अधि। तो अध्यक्ष में भी कौन सा समास होगा? उपसर्ग, सॉरी अवयवी समास होगा। कौन सा? अवयवी। प्रत्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया, अध्यापक हो गया, है ना। इस तरह से जो पूछे जाते हैं
तो ये भी कौन से समास होते हैं? अवयवी भाव समास होते हैं। अध्यक्ष में अधि प्लस अंश, तो अधि क्या हो गया इसमें? उपसर्ग हो गया, तो अध्यक्ष में भी कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा समास। पहला समास हो गया जी, इसको नोट करें और इसको वीडियो को 2 बार देखें और आपको कंप्लीट याद हो जाएगा ये, फिर आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा समास। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। देखो कर्मधारय, कर्मधारय समास, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। कक्षा 10 और 12 दोनों से ही यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, कर्मधारय समास। तो वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। जिसमें पहला पद क्या हो? वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक, वह समास जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, है ना? तथा क्या आता हो? विशेषण या विशेष्य दिया हो। तो वो कौन सा समास होता हो? वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। आपसे पूछे कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। और संख्यावाचक के साथ साथ क्या हो? विशेषण और विशेष्य भी दिया गया हो। देखो विशेषण संख्यावाचक कहते हैं गिनती वाले, जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिफला हो गया, पंचवटी हो गया, है ना, पंचपल्ला हो गया। इस तरह का जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? कौन सा होगा? कर्मधारय, सॉरी कर्मधारय में, हाँ कर्मधारय में तो विशेषण विशेष्य होता है। नहीं, कर्मधारय में विशेषण नहीं होता, संख्या नहीं होती, विशेषण और विशेष्य होता है। वह समास जिसमें पहला पद क्या हो? विशेषण या विशेष्य दिया हो। संख्या नहीं आएगी, संख्या तो उसमें आएगी, किसमें आएगी? द्विगु में। कर्मधारय में क्या होगा? कर्मधारय में क्या होगा? पहला पद क्या हो? विशेषण या विशेष्य हो। विशेषण या विशेष्य दिया हो, है ना? पहला पद क्या होगा जिसमें? विशेषण या विशेष्य दिया हो। यह दूसरा पद हो सकता है। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद क्या होगा? विशेषण और विशेष्य होगा। हाँ, इस तरह से तो होता है। विशेषण और विशेष्य दिया हो। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, है ना? समूह का बोध कराएगा। क्या कराएगा? समूह का बोध कराएगा। इसमें संख्या नहीं आती, इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य दिया होता है। क्या होता है इसमें? पहला पद नहीं। इसमें क्या होता है? जिसमें वह समास जिसमें विशेषण या विशेष्य दिया हो, विशेषण या विशेष्य दिया हो, वो क्या कहता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण में देखेंगे आप, जैसे नीलगाय, और जो है का बोध आता है नीलगाय। तो नील माने नीली, है जो गाय, नीली है जो गाय। तो देखो यहाँ पे गाय तो हो गया हमारा विशेष्य। गाय क्या हो गया? विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम होता है विशेष्य ना, विशेष्य। जो गाय है, गाय विशेष्य हो गया। और गाय की क्या विशेषता है? नीली। गाय कैसी है? नीली। तो ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। जिसमें विशेष्य और विशेषण दिया हो वह समास कौन सा होता है? कर्मधारय। जैसे नीलगाय, तो गाय कैसी है? नीली है। नीली है जो गाय, तो गाय की विशेषता है कि वो नीली है। गाय क्या हो गई? विशेष्य। गाय क्या हो गई? विशेष्य। और नीली, गाय कैसे रंग की है? नीली,
है ना, तो क्या इसकी ये विशेषता हो गई, तो इसे कहते हैं विशेषण। तो जिसमें विशेष्य विशेषण दिया हो वो कौन सा होता है, कर्मधारय समास। जैसे नीलगाय हो गया, नीलोत्पल, ये ही उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलकमल, नीलकमल, है ना, नीलो, नीलासु, नीलासु, नीला है जो आंसू, नीलासु कहते हैं, नीला है जो आंसू। घोड़ा, घोड़ा कैसा है, नीला है। तो ये होते हैं आपके कर्मधारय के उदाहरण। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता है कि वो महान है, महात्मा, है ना। महाजन, महान है जो जन, महाजन, महान है जो जन, ये महान है जो जन, जन माने लोग, लोगों की विशेषता क्या है कि वो महान है। तो जिसमें विशेष्य और विशेषण दिया हो वे किसके उदाहरण होते हैं, कर्मधारय के। किसके उदाहरण, कर्मधारय के उदाहरण होते हैं। पीतांबर, पीतांबर, देखो पीतांबर में क्या होता है, पीतांबर, पीतांबर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों माना जाता है। यदि ऑप्शन में पीतांबर शब्द दे रखा हो, ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दे रखे हो, तो आप आंसर बहुव्रीहि लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, पीतांबर शब्द में ही बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि पीतांबर शब्द आएगा, पीत माने पीला, देखो पीत, पीत प्लस अंबर, है, पीत प्लस अंबर। पीत माने पीला, पीत माने क्या होगा, पीला, और अंबर माने वस्त्र, तो वस्त्र कैसा है, पीला। तो वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। मगर पीतांबर को पीले है जिसके वस्त्र, ऐसे भी बनाया जाता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जब ऑप्शन में पीतांबर शब्द दे रखा हो, पीतांबर, इसको खास कर ध्यान रखना, पीतांबर, है ना, और नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ, पीतांबर और नीलकंठ, नीलकंठ, तो नील माने नीला, कंठ माने कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, तो कंठ की विशेषता है कि नीला है, कंठ विशेष्य हो गया, नीला हो गया विशेषण। तो जब भी पीतांबर और नीलांबर, नीलांबर नहीं, नीलकंठ, पीतांबर और नीलकंठ दे रखा हो और पूछे में कौन सा समास, तो आपको ऑप्शन के पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऑप्शन यदि कर्मधारय दे रखा वहां और बहुव्रीहि दे रखा, तो आंसर आप बहुव्रीहि ही लगाएंगे, नीलकंठ में भी और पीतांबर में भी। और ऑप्शन में यदि बहुव्रीहि नहीं दे रखा, कर्मधारय दे रखा, तो तब इसका आंसर आप कर्मधारय लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीतांबर पीले है जो, पीले है जो अंबर, अंबर माने वस्त्र, तो वस्त्रों की विशेषता है कि वो पीले हैं, है? और यदि कुछ पीतांबर में पीले हैं जिसके वस्त्र, तो वो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। ऐसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। और यदि पूछे नीला है जिसका कंठ, तो शिव जी, तो शिव जी एक देवता थे जिनको, जो भी किसी के पर्यायवाची या देवता होते हैं उनको बहुव्रीहि समास में रखा जाता है। तो ये हो गया कर्मधारय। आपसे पूछे कर्मधारय के बारे में, तो जिसमें विशेषण और विशेष्य दिया हो, जैसे नीलगाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है, वो नीली है। इसी तरह से आपसे ये पेपर में पूछे जाते हैं, नीलकंठ और पीतांबर मिले तो आपको ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दे रखे होंगे, तो क्या आंसर लगाएंगे, वो बहुव्रीहि लगाएंगे। बहुव्रीहि ऑप्शन में दे रखा तो क्या लगाएंगे, कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है जी, तो समास आपके खत्म, कर्मधारय हो गया। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में, बहुव्रीहि समास के बारे में। तो देखो कौन सा समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, सॉरी तीसरे नंबर पे द्विगु, कौन सा पढ़ेंगे हम, द्विगु समास। कक्षा 10 और 12 दोनों में ही सिलेबस में है जी, ये द्विगु और कर्मधारय दोनों, द्विगु समास, द्विगु समास। तो आपसे परिभाषा भी पूछी जाएगी, वह कौन सा समास है जिसमें क्या हो, पहला पद संख्यावाचक हो। देखो वह समास, वह समास जिसमें, वह समास जिसमें पहला पद या पूर्व पद कहते हैं इसको, पूर्व पद भी कह सकते हैं या पहला पद, पूर्व पद कैसा हो,
वह है समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक हो, संख्या दी होगी उसमें, संख्यावाचक हो। तथा समूह का बोध कराए, क्या का बोध कराएगा वो? समूह, समूह का बोध कराए। तो आपको क्या का बोध कराएगा? समूह का बोध कराए। तो आपसे पूछता है वह कौन सा समास जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। कैसा हो? संख्यावाचक हो तथा समूह का बोध कराए। समूह तो ग्रुप का बोध कराएगा। जैसे आपसे अभी पूछेगा, जैसे देखो, हाँ मैं आपसे बताऊं, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तो उसे आप क्या लगाएंगे? जब 10 आनंद है, जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, तो 10 संख्या तो आ रही है पर आनंद जो रावण है, तो मैंने बताया था देवी देवता के लिए किसको रखा जाएगा? बहुब्रीहि समास में। कभी 10 आनंद को आप द्विगु समास में रखो, ठीक है? 10 आनंद सब कहना होगा बहुब्रीहि समास में। जैसे मैंने कहा भी शताब्दी, शत माने 100, आब्दी 100 वर्षों का समूह। तो इसका समास लिखने कैसे बनेगा? 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। देखो 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी। तो देखो समूह का बोध हो गया और 100 वर्ष हो गए, है ना? तो उनको एक जगह मिला के 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी। तो पूछेगा शताब्दी में कौन सा समास? तो कौन सा? द्विगु समास। इसी तरह से चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह चौराहा, है ना? इसी तरह से पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, पंचपल्लव, इसको कह सकते हैं यही। इसी तरह से पंचपल्लव, 5 पल्लों का समूह, पंचवटी, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पंचपल्लव, पंचतंत्र, पंचपात्र, है ना? दोराहा, 2 राहों का समूह, तिरुफला, क्या कह सकते हैं? इसके सब उदाहरण है इस तरह से यहाँ पे। तिरुफला, 3 फलों का समूह, तिरकोण, 3 कोणों का समूह, सप्ताह किसे कहते हैं? 7 दिनों का समूह। तो देखो संख्या भी आ रही है और समूह का बोध करा रहे हैं। सप्ताह किसे कहेंगे? 7 दिनों का समूह। ये बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरह से नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह, नवरात्रि, है ना? 9 रात्रों का समूह। इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपको याद होने चाहिए। तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु, जिसमें संख्या आ जाएगी और समूह का बोध कराएगी। तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु। ये परिभाषा भी पूछी जाती है और ये इसके उदाहरण हो गए आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो कई बार पूछे गए। तिरफला, तिरकोण, है ना? इस तरह से। जैसे तिरंगा है, तो तिरंगा में भी द्विगु समास है। जो ऑप्शन में द्विगु और क्रमधारय वो बहुब्रीहि तिरंगा, तो आप क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास लगाएंगे या क्रमधारय, है ना? इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तिरफला हो गया, 3 फलों का समूह, दोराहा हो गया, 2 राहों का समूह, नवरात्रि, 9 नवरत्न, सप्ताह, पंचपल्लव, है ना? पंचपात्र, पंचतंत्र, इस तरह से पंचवटी, 5 वटों का समूह। इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें संख्या आएगी, समूह का बोध कराएगा, वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तो आप इन्हें आराम से नोट करें और इन्हें पढ़ें आराम से, क्योंकि कक्षा 10 में तो परिभाषा भी पूछी जाती है। कक्षा 12 में तो केवल क्या पूछता है? उदाहरण पूछता है। उदाहरण देगा, पूछे बताओ इसमें कौन सा समास है, ठीक है? समास विज्ञान कराया नहीं जाता। अब आपसे क्या कराया जाता है? केवल समास की पहचान पूछता है। सब समस्त पद दे देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सा समास है। तो ये आपको याद होना चाहिए। कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, और कौन सा रह गया आपका? अवयवी हो गया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व रह गया। कौन सा समास चलेगा? चौथे नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यहाँ से तो बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो वह समास जिसमें
वह समास जिसमें दोनों पद, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। पूछेगा वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान हो। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं हम, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। वह समास जिसमें क्या हो, वह समास जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं उसको, द्वंद्व। देखो इसके उदाहरण कैसे हैं। इसमें क्या इसकी पहचान हो रही है, योजक चिन्ह आता है इनके बीच में ज्यादातर। जिसमें क्यों, देश विदेश दोनों पद ही क्या है, इसमें प्रधान है। और इसमें लोप या लगता है या लोप लगता है। इसका विलय करेंगे तो देश और विदेश, देश और देश और विदेश तथा लगा के या लगा के भी है ना, इस तरह से बनाते हैं देश और विदेश। दूसरा हानि लाभ। देखो इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है, योजक चिन्ह। ये तो दोनों अलग अलग है। देखो ये भी इसका द्वंद्व समास के भी अलग अलग भेद होते हैं दो। तो उसमें नहीं रखा गया आपके सिलेबस में, इतना ही पढ़ा रखा, जितना दे रखा उतना ही पढ़े। तो हानि या लाभ दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ हानि या लाभ लगाएंगे, विग्रह करेंगे। मगर आपके किताब में रखा हानि और लाभ, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, हानि या लाभ इस तरह से बनाएंगे इसको। मगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं, हानि और लाभ। दिन रात, माता पिता, है ना, इस तरह से आते हैं। राम कृष्ण, जैसे मैंने कहा राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण दोनों अलग अलग पद है ना, प्रधान है। तो कैसे बनाएंगे इसका हम, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनमें पूछेगा आपसे कौन सा समास है, जैसे नदी नाले, ये बहुत पूछा गया कक्षा 10 में। नदी नाले में कौन सा समास, नदी और नाले, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। राम कृष्ण, माता पिता, दिन रात, अन्न जल थल, इस तरह से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा पिता और पुत्र, माता पिता, देश विदेश, गांव शहर, है ना, अन्न जल थल, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार पेपर में आते हैं। तो आप इनको याद करें, इनके उदाहरण ध्यान से रखें और ये परिभाषा याद होनी चाहिए। ये था आपका द्वंद्व समास। कौन समास था ये, द्वंद्व समास। इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये इनका विग्रह कर रहा है ना, देश विदेश, माता पिता, लाभ हानि, है ना, राम कृष्ण, नदी नाले, पिता पुत्र, गांव शहर, अन्न जल थल, अपना पराया, बहुत पूछा जाता है ये। अपना पराया कक्षा 10 में बहुत पूछे जाते हैं। अपना पराया में कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। जैसे एक और है यहाँ पे पाप पुण्य, कक्षा 10 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास, पाप पुण्य में कौन सा समास, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। बाकी उदाहरण मैंने आपको बोले हैं, एक बार आप इनको नोट करें आराम से, ठीक है। तो 4 पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, तत्पुरुष बचा, और एक बचा हमारे पास क्या, बहुब्रीहि। क्या बचा हमारे पास, बहुब्रीहि समास। तो हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। इसके बारे में, बहुब्रीहि समास के बारे में। वीडियो को 2 बार देखें और फिर आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, ठीक है। देखो 5वां बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे, वह समास जिसमें कोई भी पद क्या नहीं होता, प्रधान। तो लिखेंगे यहाँ पे, वह समास
जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आपसे पूछेगा वह कौन सा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो क्या बताएंगे आप आंसर? बहुव्रीहि होता है। वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। इसके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं कक्षा 10 और 12 में। देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पीतांबर। मैंने आपसे बताया था पीले है जिसके वस्त्र पीतांबर, ये बहुत पूछा जाता है। नीलकंठ, जब ऑप्शन में कर्मधारय ना दे रखा हो, बहुव्रीहि दे रखा हो तो आंसर बहुव्रीहि, और दोनों दे रखे हो तब इन दोनों में क्या होगा? बहुव्रीहि आंसर माना जाएगा। नीलाकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव जी का है ना। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर मतलब सिर पर है ना, तो चंद्रमा। गंगाधर, ये सब शिव जी के पर्यायवाची है। गंगाधर भी पर्यायवाची है शिव जी का। जब भी किसी देवी देवता का पर्यायवाची होगा तो उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन कहते हैं। जब इसमें संख्या आ रही है अब यहाँ द्विगु समास लगा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये रावण का पर्यायवाची है, दशानन रावण को कहा जाता है, तो ये भी देवता थे रावण जी, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास में दशानन को भी ध्यान रखना आपको। चक्रपाणी, चक्र है जिसके, नहीं चक्र पानी में है जिसके, तो वे विष्णु जी के हाथ में, पानी में हाथ होता है। चक्र पानी हो गया। इसी तरह से क्या होता है? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर कौन है? गणेश जी है ना। लंबोदर कौन है? गणेश जी। ये आपके बहुव्रीहि में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछेगा पीतांबर में कौन सा समास? तो बहुव्रीहि। ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दे रखा तो क्या लगाएंगे इसमें? कर्मधारय। ठीक इसी तरह से नीलकंठ हो गया। नीला है कंठ जिसका शिव जी, या नीलकंठ की विशेषता क्या है? कि वो नीला है ना, तो द्विगु समास में वो कर्मधारय समास में हो जाएगा। पर जब ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दे रखा हो, ध्यान रखना इन दोनों के लिए खासकर, जब दोनों दे रखे हो तो बहुव्रीहि को आंसर लगाएंगे, और बहुव्रीहि नहीं दे रखा तो कर्मधारय आंसर लगाएंगे। ये इनके उदाहरण हो गए। आपसे उदाहरण ही पूछता है पेपर में, बार-बार मैं यही बातें कह रहा हूँ, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करें। और बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी पद क्या नहीं होता? प्रधान नहीं होता, या दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है। दशानन बहुत इंपॉर्टेंट है। दशानन में कौन सा समास? तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये रावण का पर्यायवाची। नहीं तो दस है आनंद जिसके, उसमें सिर्फ 10 आनंद की बात करी गई है, संख्या की बात करी, कभी द्विगु लगा दो इसमें आंसर आ, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तत्पुरुष समास के आप यदि प्रकार पढ़ोगे तो कारक विभक्ति के आधार पर, कारक के आधार पर उसके 6 भेद है। अब 6 के 6 कहाँ से पढ़ोगे आप? कर्ता को छोड़ के और संबोधन, जो विभक्ति होती है वो 8 होती है हिंदी में, तो उसको कर्ता को और संबोधन को छोड़कर बीच के जो बचे कलम, पदान है ना, संबंध, ये बच्चे इसमें और भी है, तो अधिकरण हो गया। इनको इनके लगाने के बाद क्या होता है? ये समास आते हैं, इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है ना। वह समास जिसमें दूसरा पद या उत्तर पद, जिसमें उत्तर पद कहते हैं जो दूसरा पद होता है, उत्तर पद प्रधान हो। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम? तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं उसको? तत्पुरुष समास। तो देखो इसके उदाहरण में आपका इसलिए लिख रहा हूं, जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी है ना।
ये इसके उदाहरण है इस तरह से। बाकी मैंने बताया इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, है ना। जैसे मैंने कहा था आपको राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह संबंध वाला कारक हो गया राजपुत्र। इसी तरह से रसोई घर, रसोई, रसोई, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, को के लिए। इस तरह से ये इनके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ पे संबंध कारक होगा, अपने आप पर अधिकरण हो गया, चुंगी गगन को चूमने वाली, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसके और भी उदाहरण है क्योंकि अलग अलग अपादान है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ अपादान कारक होने वाला कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। ये सब इनके उदाहरण है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो कक्षा 10 और 12 में शुरू के 5 जो है आपके वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था समाज से। ये वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार इसको भी आप जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।